हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7 बायोलॉजी क्लास 12th एनसीईआरटी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज मैं आपको दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से इस चैप्टर के बारे में समझाऊंगी और इसके अंदर हम ये 6 कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, एक जीन का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, 2 जीन का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन और म्यूटेशन कैसे होती है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक एक करके इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। जैसे कि आपके फादर और आपके मदर कैसे हैं, वही जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके अंदर नजर आते हैं। तो हम अपने माँ बाप के सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते हैं। इसी तरह से कोई और स्पीशीज है, जैसे कि डॉग है, कैट है, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह, अपनी स्पीशीज की तरह होते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, कैरेक्टर्स को एक से दूसरे में इनहेरिट करना। एक एलिफेंट हमेशा एक बेबी एलिफेंट को जन्म देगा। एक मैंगो के बीज से हमेशा एक मैंगो का पौधा बनेगा, कोई और पौधा नहीं बन सकता। तो क्या है इसके पीछे का कारण कि जो ऑफस्प्रिंग है, जैसे कि हम हैं, हमको ऑफस्प्रिंग कहते हैं, और हम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल कैसे हैं, क्या चीज इसमें रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमें डिटेल में बताया मेंडल साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के दौरान। ग्रिगोर मेंडल एक साइंटिस्ट थे जो 1856 से 1863 7 सालों तक उन्होंने रिसर्च करी। किसके ऊपर रिसर्च करी? गार्डन पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करी। गार्डन में जो नॉर्मल एक पौधा, पी का पौधा होता है, उस पे 7 साल तक ग्रिगोर जी मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करी कि किस तरह से एक ट्रेट दूसरे जनरेशन में जाता है। तो इस दौरान स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक सब लगाया गया, अप्लाई किया गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गार्डन पी लिया और उसमें 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए। तो आइए देखते हैं कि वो 7 कैरेक्टर्स कौन से हैं। कैरेक्टर डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। तो इसमें इन्होंने 7 कैरेक्टर स्टडी किए, जिससे उन्होंने इनहेरिटेंस का पैटर्न पता लगाया। सबसे पहला सीड का शेप, कि जो पी है, मटर का दाना है, उस सीड की शेप कैसी है। तो एक तो उनको मिली राउंड और एक उनको मिली इस तरह से रिंकल्ड, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी। उसके बाद उन्होंने देखा सीड का कलर, जिसमें एक कलर उनको मिला येलो और एक कलर उनको मिला ग्रीन। उसके बाद उन्होंने देखा फ्लावर का कलर, जो एक उनको मिला वॉयलेट और एक उनको मिला वाइट। उसके बाद उन्होंने देखा पॉड शेप। पॉड का मतलब जो बाहर का छिलका है जिसमें मटर लगा होता है, वो था फुल, मतलब बिल्कुल पूरा यूनिफॉर्म था, फुल। और एक था कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड मतलब उसकी शेप बहुत ही अनइवन थी, कंस्ट्रिक्टेड था।
फिर उन्होंने देखा पॉड का कलर, जिसमें मतलब बाहर के दाने का कलर, एक उनको मिला ग्रीन और एक उनको मिला येलो। फिर उसके बाद उन्होंने देखा फ्लावर की पोजीशन, जो फ्लावर था वो साइडों पे नजर आया उनको, एक्सियल, और एक उनको बिल्कुल टिप पे नजर आया, उसको हम कहते हैं टर्मिनल। और एक उन्होंने देखा स्टेम की हाइट, मतलब कि पौधा कितना लंबा है, स्टेम की हाइट। तो स्टेम हाइट में एक उनको टॉल मिला और एक उनको ड्वार्फ मिला, मतलब बोना मिला। तो ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने पी प्लांट के अंदर स्टडी किए कि किस तरह से जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर्स जाते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके अंदर उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन को लिया। अब ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या होती है, आइए समझते हैं। ट्रू का मतलब एक ही, प्योर, और पी लाइन मतलब कि जो एक ही तरह के ट्रेट के पी को क्रॉस कर करके जो लाइन बनी है उसको हम ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन बोलते हैं। तो उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन को यूज किया, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी। जैसे कि एक शहर है, एक शहर के अंदर ही सारी गतिविधियां होंगी, उस शहर से बाहर नहीं जा सकते, वो हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, वही कैरेक्टर्स जो उस ऑर्गेनिज्म में होते हैं वही नजर आते हैं। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस कहा जाता है उसको, वो नजर आता है फॉर सेवरल जनरेशंस, कि वो जो कैरेक्टर है वो बदलता नहीं है। जैसे अगर पौधा लंबा है तो वो लंबा ही रहेगा, छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा। अगर बीज का कलर येलो है तो वो येलो रहेगा, पॉड का कलर येलो है तो येलो रहेगा, ग्रीन है तो ग्रीन रहेगा, उस टॉल है तो टॉल रहेगा, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ रहेगा। इसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। तो इस तरह से मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और 7 तरह के ट्रेट्स उन्होंने इसके अंदर देखे, जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए 5.2 टॉपिक पे चलते हैं, जो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब कि जो जीन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाती है, इनहेरिट कैसे होती है। तो इसके अंदर इसको एक बहुत ही आसान तरीके से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जहां पे मेंडल ने क्रॉस कराया टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में। तो क्रॉस क्या होता है, दो ट्रेट्स को मिलाने को क्रॉस कहते हैं। उन्होंने सीड्स लिए, फिर उसके जो क्रॉस कराया उसके सीड्स लिए और उसको आगे जनरेशन तक ग्रो किया, जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, और उसके बाद फिर आगे उसको ग्रो किया जिसको हम F2 जनरेशन कहते हैं। वो मैं आपको इधर बहुत डिटेल में आसानी से समझा देती हूँ। 5.2 इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आपको पता है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर एंथर्स होते हैं। एंथर्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ क्रॉस होता है तो फिर एक नया पौधा बनता है। तो उन्होंने एंथर्स को, एक पेरेंट के एंथर को रिमूव कर दिया। सपोज ये फ्लावर है, इसके अंदर एंथर है, इन एंथर्स को इन्होंने रिमूव कर दिया। किस प्रोसेस से? उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्क्यूलेशन। ये पॉजिटिव
का साइन है, मतलब ये फीमेल है। जब भी हमें फीमेल लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, और जब भी हमें मेल लिखना हो तो हम ऐसा साइन बनाते हैं। आपने देखा होगा स्पर्म का साइन जनरली ऐसा होता है, इसलिए मेल के साइन के लिए हम ये यूज करते हैं। तो एक प्लांट के एंथर को रिमूव कर दिया, जिसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, और दूसरा जो मेल है उसके पोलन्स उन्होंने ले लिए और क्या किया, उसको इस प्लांट पे ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ पोलन। और पोलन के ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो उन एंथर्स को इसके ऊपर ट्रांसफर किया पॉलिनेशन के प्रोसेस से। इसके बाद जो बीज मिले, जो सीड्स मिले, वो मेंडल ने कलेक्ट कर लिए और उससे आगे नए प्लांट्स बनाए क्रॉस के बाद, जिसको उसने F1 जेनरेशन का नाम दिया। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जेनरेशन, फर्स्ट फीलियल जेनरेशन। ये उसने क्यों किया मेंडल ने, ताकि वो देखना चाहता था कि जो शुरू में उसने जो पौधे लिए हैं और उसमें जो ट्रेट है, क्या वो ट्रेट आगे किस पौधे में नजर आया है और किस पौधे में नजर नहीं आया है। तो जब F1 जेनरेशन तक उसने ग्रो किया तो उसने देखा कि जो F1 प्रोजेनी के जो पौधे हैं, जो P का पौधा है, उसमें सारे पौधे टॉल हैं, एक जैसे हैं। सारे पौधे टॉल हैं, एक जैसे हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे, और कोई भी ड्वार्फ नहीं है, कोई भी ड्वार्फ नहीं है, मतलब बौना पौधा नहीं मिला, बड़े पौधे मिले सारे। जो मैंने आपको पीछे एक ट्रेट बताया था जो मेंडल ने स्टडी किया टॉल और ड्वार्फ का, उसमें उसने टॉल देखी। और बाकी ट्रेट्स के साथ भी उसने ऐसा ही देखा कि फ्लावर की पोजीशन जो है वो कैसी है, एक्सियल है पर टर्मिनल नहीं है। तो ऐसे ही सारे उसने उसमें ऑब्जर्व किए। राउंड है सीड मगर रिंकल्ड नहीं है, तो अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल होती है F1 जेनरेशन, ये उसने ऑब्जर्व किया। और किसी और पेरेंट का ट्रेट उसमें नहीं देखा गया। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, दोबारा से इस F1 प्लांट के जो पौधे मिले थे, P मिला था, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराया मतलब सेल्फ पॉलिनेट किया। उसका क्या मतलब है, यहां तो क्रॉस पॉलिनेशन में एक का एंथर उठा के दूसरे में डाला था, मगर यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में उसने सेम ही प्लांट पे एंथर्स को डाला। तो अब उसने क्या देखा, अगेन ही वाज सरप्राइज्ड कि सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो F2 जेनरेशन मिली, जिसको हम सेकेंड फीलियल जेनरेशन कहते हैं, F2 जेनरेशन मिली, उसके अंदर कुछ पौधे अब ड्वार्फ भी थे, मतलब बौने भी थे, और वो करेक्टर F1 जेनरेशन में नजर नहीं आया था। और F2 जेनरेशन में जो ड्वार्फ पौधे मिले, उनकी रेशो क्या थी, 1/4 पौधे जो थे F2 के वो ड्वार्फ थे, और 3/4 पौधे जो F2 के थे वो टॉल थे। और ये जो टॉल और ड्वार्फ थे वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल थे, और किसी में भी कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, मतलब कि कोई टॉल और ड्वार्फ के बीच का बना पौधा नहीं था। और ऐसे ही ट्रेट्स उसने बाकी कैरेक्टर्स में भी देखे। तो इससे उन्होंने बनाया कि F2 जनरेशन में जो रेशियो आती है वो 3:1 की आती है, 3:1 की रेशियो आती है। तो उम्मीद है आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूट्यूब सेशन में हम फैक्टर्स के बारे में, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू वेरी मच।